दोस्तों आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायर कार्ड के स्कैम के बारे में। ये स्कैम इतना बड़ा है कि इसमें 3.5 बिलियन इन्वॉल्व है। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ निकलेगा $4 बिलियन, और अगर आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो ये पैसा बनता है 30,000 करोड़ डॉलर। अगर आप इंडिया के घोटाले के कंपैरिजन में कंपेयर करेंगे तो पीएनबी में जो नीरव मोदी ने स्कैम किया था वो स्कैम था 11,000 करोड़ का, लेकिन ये स्कैम है 30,000 करोड़ का। तो चलो इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये घोटाला है क्या और ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। तो पहले हम लोग वायर कार्ड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। वायर कार्ड कंपनी को फाउंड किया था 1999 में, मतलब इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1999 में, और ये कंपनी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विसेज क्या होते हैं? जब आप डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ये बैकएंड में जो प्रोसेस होती है कि मतलब आपके पैसे आपके अकाउंट से कटे और दूसरे के अकाउंट में गए, तो जो पीछे की प्रोसेस जो मैनेज करती थी वो ये वायर कार्ड कंपनी मैनेज करती थी। और इस वायर कार्ड कंपनी का इतना बड़ा नेटवर्क था कि ये मोस्ट ऑफ द बैंक के साथ कनेक्टेड थी कि उनके जो बैकएंड ट्रांजैक्शन होंगे वायर कार्ड कंपनी मैनेज करेगी। एक टाइम पे इस कंपनी का वैल्यूएशन था $28 बिलियन। और जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी होता है जहाँ पे इंडिया की सबसे 50 बड़ी कंपनी का स्टॉक होता है, वैसे ही जर्मनी में होता है DAX स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे टॉप 30 कंपनी लिस्ट होती हैं। जो जर्मनी की टॉप 30 कंपनी है वो लिस्ट होती हैं, तो उस 30 लिस्ट में वायर कार्ड का भी एक नाम था। तो वायर कार्ड कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी? ये प्रोवाइड करती थी रिस्क मैनेजमेंट और फिजिकल और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स। तो ये फिजिकल और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाती थी और लोगों को देती थी। लेकिन ये कंपनी कोलैप्स यानी कि ख़त्म हो गई जून 25 को, और इस कंपनी को क्रेडिटर्स को यानी कि पैसे देने हैं 3.5 बिलियन यूरो, जो कि अराउंड $4 बिलियन है। तो $4 बिलियन इस कंपनी ने उधार लेके रखा है दूसरी बैंकों से, जो कि इस कंपनी को देना है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत सालों से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी अकाउंट में इरेगुलरिटीज हो रही थी, मतलब लोगों की कंप्लेन आ रही थी। जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो उनके ट्रांजैक्शन में कुछ फ्रॉडनेस आ रही थी कि कुछ पैसे ज़्यादा कट रहे हैं, कभी पैसे कम कट रहे हैं। तो ये बहुत सालों से चल रहा था। लेकिन जब फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी 2019 में कि ये जो सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये उन पे इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने बताया कि ये सारे क्लेम्स जो लोग करते हैं ये सच में सही हैं। जब फाइनेंशियल टाइम ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी उसके बाद ही बहुत सारी मीडिया ने और कंपनी के कुछ विसल ब्लोवर जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उन्होंने भी बोला कि वायर कार्ड कंपनी बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शन शो कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सके। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस कंपनी को बहुत सारी दूसरी बैंकें लोन देगी कि कंपनी ग्रो कर रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वायर कार्ड कंपनी क्या करती थी? फेक ट्रांजैक्शन शो करती थी, जिसकी वजह से उस कंपनी की वायर कार्ड कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही थी और बहुत सारी दूसरी कंपनीज जो हैं वायर कार्ड कंपनी पे अपने पैसे लगाने लग गई। जब फाइनेंशियल टाइम ने इन्वेस्टिगेशन करी और पाया कि ये सारे क्लेम्स सही हैं, तो वायर कार्ड कंपनी ने क्या किया कि वायर कार्ड कंपनी ने फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर ही एक केस कर दिया, और केस ये कह रहा कि फाइनेंशियल टाइम्स वायर कार्ड कंपनी की इमेज खराब करने के लिए पब्लिकली ऐसे पोस्ट कर रही है। वायर कार्ड कंपनी ने फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर ऐसा केस कर दिया। लोगों के बीच अपनी इमेज बचाने के लिए 2019 में वायर कार्ड कंपनी ने KPMG को एज एन आउटसाइड ऑडिटर हायर किया। आउटसाइड ऑडिटर मतलब कुछ कंपनी, बिग 4 कंपनी जैसे कि KPMG, EY, अर्नस्ट एंड यंग और डिलॉयट, ये सारी कंपनी एज एन आउटसाइड ऑडिटर काम करती है और पता लगाती है कि कंपनी में कुछ घोटाले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर ये कंपनी सारे बैलेंस शीट से लेके कंपनी का सारा चेक करती है, अगर कुछ घोटाला पता चलता है तो ये कंपनी पब्लिकली बताती है कि सारा घोटाला हुआ है। तो वायर कार्ड कंपनी ने अपनी इमेज बचाने के लिए 2019 में KPMG को हायर किया, लेकिन KPMG कंपनी ने अप्रैल 2020 में एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने कहा कि
वो लोग वायरकार्ड कंपनी का 1 बिलियन यूरो का जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ था वो कैश ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। और जून 2020 में वायरकार्ड के साथ 10 सालों से EY जुड़ा हुआ था एज एन आउटसाइड ऑडिटर। उन्होंने क्लेम किया कि हम लोग वायरकार्ड का 2019 का जो बैलेंस शीट बनाए उस अकाउंट में हम लोग साइन नहीं करेंगे, क्योंकि EY कंपनी को पता चला कि 2019 में वायरकार्ड कंपनी ने कुछ 1.9 बिलियन यूरो का कैश वेरीफाइड नहीं किया है। मतलब कि कुछ 1.9 बिलियन यूरो का ट्रांजैक्शन जो वायरकार्ड कंपनी ने दिखाया है वो फेक दिखाया है, जिस वजह से EY कंपनी उनके बैलेंस शीट पे साइन करने को तैयार नहीं थी। जब कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो वायरकार्ड कंपनी ने बोला कि हमने जो इतना सारा जो कैश जो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, हमने ये कैश फिलीपींस की 2 बैंकों में जमा करवा के रखा है। लेकिन वो दोनों बैंकों ने, फिलीपींस की जो दोनों बैंकें थी, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ कैश वायरकार्ड कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और फिलीपींस की जो सेंट्रल बैंक थी, मतलब जो अपने इंडिया में जैसे RBI है वैसे ही फिलीपींस कंट्री में जो सेंट्रल बैंक थी जो सारी बैंकों को मैनेज करती थी, उन्होंने भी बोला कि वायरकार्ड कंपनी के थ्रू फिलीपींस में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। वायरकार्ड कंपनी के जितने भी क्लेम्स थे कि हमने ये पैसा यहाँ से यहाँ किया है, यहाँ से वहाँ किया है, तो सारे क्लेम्स अब फ्रॉड साबित होने लग गए थे और लोगों के ऊपर से वायरकार्ड कंपनी का भरोसा उठ चुका था, जिस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन एकदम डाउन जा चुका था। उसी के साथ ही जून 19 को कंपनी के CEO मार्कस ब्राउन ने रेजिग्नेशन दे दिया और कंपनी ने एडमिट किया 3 दिन बाद कि वायरकार्ड कंपनी से कुछ गलती हुई है और उनके पास 1.9 बिलियन यूरो का ट्रांजैक्शन जो शो करते थे वो एक फ्रॉड हो चुका है। मतलब उनके पास इसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि 1.5 बिलियन यूरो का ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है। आप 23 जून को मार्कस ब्राउन यानी कि जो CEO थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक सोर्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि वायरकार्ड कंपनी अपने 2/3 ऑफ इट्स सेल्स, मतलब जो भी 2/3 ऑफ जो ट्रांजैक्शन होता था वो फ्रॉड दिखाती थी, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यू तो बढ़ती जा रही थी लेकिन कंपनी और लोन लेते जा रही थी। और कंपनी ने इतना लोन ले चुकी है, अब इतने डेब्ट में आ चुकी है कंपनी कि वो पैसा पे नहीं कर पाएगी। और वो अभी तक कुछ 3.5 बिलियन यूरो का लोन ले चुकी है जो कि अब कंपनी दे नहीं पाएगी, जिसमें कंपनी ने 1.75 बिलियन का लोन सीधा सीधा बैंकों से लिया है और कुछ 500 मिलियन यूरो का एज ए बॉन्ड साइन करके दिया है। और इतना सारा पैसा वायरकार्ड कंपनी एज अ लोन ले चुकी है कि अब वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगी। मतलब कि अब ये लोन 30,000 करोड़ का जो लोन ले चुकी है कंपनी, अब वो दे नहीं पाएगी। और कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बट कंपनी को चलाने के लिए इन्होंने जो लोन लिया था वो ये लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। तो इस स्कैम से ये पता चलता है कि कंपनी जो कि इतनी अच्छी चल रही थी, एक ट्रांजैक्शन कंपनी, वायरलेस ट्रांजैक्शन कंपनी जो कि लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करती थी, उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए और कंपनी को बड़ा करने के लिए। एट लास्ट उस कंपनी के पास इतना लोन हो गया कि वो लोन रीपे नहीं कर पा रही है। लेकिन अब इन सब में नुकसान किसका हुआ है? इन सब में नुकसान हुआ है वहाँ पर रहने वाली जर्मनी की जनता का, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होंगे और बहुत सारी चीज़ों में इस कंपनी की हेल्प से ट्रांजैक्शन किया होगा। अब ये कंपनी एज ए डिफ़ॉल्टर वहाँ पे हो चुकी है, तो कंपनी अब ये लोन तो रीपे नहीं कर पाएगी, लेकिन जो लोगों का पैसा गया है, कंपनी तो अपना चली गई है, कंपनी का फ्रॉड हो गया, कंपनी चली गई, लेकिन जो लोगों का पैसा लगा है अब वो लोगों का पैसा कौन वापस देगा? अब गवर्नमेंट भी ये क्लेम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी अगर अपना पैसा खर्च करेगी तो गवर्नमेंट भी 30,000 करोड़ तक का लोन कहाँ से कैसे देगी? वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्कैम है जो कि 30,000 करोड़ का था। और ऐसा नहीं कि स्कैम इंडिया में होते हैं, आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे स्कैम होते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो अगर इंडिया की स्कैम की बात की तो करें तो PNB का जो स्कैम था नीरव मोदी का, वो 11,000 करोड़ का था, लेकिन ये जो स्कैम हुआ अब ये 30,000 करोड़ का बन चुका है। अगर आपको इसके अलावा किसी स्कैम के बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।